नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ सवालों के बारे में। अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है, आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है। और हमारे पास चार ऑप्शन हैं: सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर, व्यापार संतुलन। आर्थिक विकास समझते हैं हम। तो आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास किसी देश की विकास की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है कि उस देश की विकास किस तरक्की पे जा रही है, यानी कितना ग्रोथ जो है वो कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीडीपी। जीडीपी के ही द्वारा जो है हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा ही हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बता सकते हैं कि उस देश की आर्थिक विकास कैसी है। अगर हम बात करें मुद्रास्फीति दर की, तो मुद्रास्फीति दर महंगाई के ग्राफ को दर्शाता है कि कितनी महंगाई है, उस हिसाब से मुद्रास्फीति की दर दर्शाती है। बेरोजगारी दर रोजगार की स्थिति को दर्शाती है कि उस देश के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है। और अगर हम व्यापार संतुलन की बात करें तो ये ट्रेड के ग्राफ को दर्शाती है कि व्यापार किस हिसाब से उस कंट्री के अंतर्गत हुआ जा रहा है। तो आर्थिक विकास के अगर हम संकेतक की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद। चलते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल है हमारा, भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। तो वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और वाणिज्य मंत्रालय। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ही जो है मौद्रिक नीति तैयार करी जाती है। आरबीआई के द्वारा ही मुद्रास्फीति की दर को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति लाई जाती है। अगर स्फीति आए या अपस्फीति आए, दोनों ही कारणों में मौद्रिक नीति लाई जाती है, वो आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। वित्त मंत्रालय का इसमें कोई रोल नहीं है, साथ में नीति आयोग और वाणिज्य मंत्रालय का भी कोई रोल नहीं है इसमें। तो रोल है तो सिर्फ आरबीआई का। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो मांग और आपूर्ति का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? मांग और आपूर्ति का नियम किसके बीच का संबंध बताता है? और हमारे पास ऑप्शन है उत्पादन और निर्यात, वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य और मात्रा, लागत और लाभ। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल्य और मात्रा। मांग और आपूर्ति का नियम मूल्य और मात्रा को दर्शाता है, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी को दर्शाता है। उत्पादन और निर्यात से इसका कोई भी संबंध नहीं है, साथ में वस्तुओं की गुणवत्ता से भी इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो मूल्य और मात्रा से, यानी एक जगह प्राइस लिखा रहेगा और एक जगह क्वांटिटी लिखी रहेगी। उसके हिसाब से मांग और आपूर्ति के बीच का संबंध होता है। अगर मूल्य कम होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा ली जाएगी, और मूल्य अगर ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी कम ली जाएगी। तो ये होता है मांग और आपूर्ति का नियम। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? हमारा जो सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? हमारे पास चार ऑप्शन है: सरकारी वेतन, शिक्षा बजट, कृषि उत्पादों की कीमत और मुद्रा विनिमय दर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादों की कीमतों से एमएसपी संबंधित है। एमएसपी अभी कितने फसलों पे दी जाती है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एफएसपी भी दी जाती है, ये कितने समय में दी जाती है ये भी आप बताइएगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एक ऐसा मूल्य जो कृषि को उस मूल्य से नीचे के दाम पे नहीं बेचा जा सकता किसी भी। तो इससे होता क्या है? तो कृषकों को लाभ मिलता है कि उन्हें ये पता होता है कि अगर बाजार घाटे में भी गया तो इस रेट पर सरकार हमसे खरीदेगी। तो एमएसपी से ये फ़ायदा होता है कि किसानों का जो भय है, डर है, जो नुकसान होने की वो ख़त्म हो जाती है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल है हमारा, भारत में बेरोजगारी मापने की प्रमुख संस्था कौन सी है? और हमारे पास ऑप्शन है: ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय। तो अब हम बात करें तो बेरोजगारी को मापने की संस्था जो है एनएसओ है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसी के द्वारा बेरोजगारी को मापने की दर मापी जाती है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है अब ख़त्म हो चुका है। मतलब नीति आयोग जो है योजना का निर्माण करता है, सरकार को योजना के तहत बताता है। रिजर्व बैंक जो है आरबीआई की अगर हम बात करें तो वो मौद्रिक नीति से, और श्रम मंत्रालय जो है श्रम की गुणवत्ता को लेकर होता है। और बेरोजगारी जो है एनएसओ के द्वारा ही मापी जाती है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। तो भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से आता है?
आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, निगम कर। तो वर्तमान की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा जो है भारत में सबसे अधिक राजस्व कर अर्जित किया जाता है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? आयात बढ़ाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन, विदेशी निवेशों को रोकना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की योजना शुरू करी गई है, जिसके द्वारा हमारे देश के अंतर्गत ही विनिर्माण सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की अब हम चलते हैं। तो बजट घाटा किसे दर्शाता है? बजट घाटा किसे दर्शाता है? आय और निर्यात में अंतर को, कुल आय और व्यय में अंतर को, और राजस्व और पूंजी व्यय का अंतर, विदेशी ऋण का अनुपात। बजट घाटा जो है ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कुल आय और व्यय के अंतर को दर्शाता है। यानी अगर आपकी आय 10 रुपये है और व्यय जो है 20 रुपये है तो आपको घाटा कितने का होगा? 10 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो ये जो है बजट घाटा दिखाता है कि कुल आय और व्यय के अंतर को जो है हम बजट घाटा के नाम से जानते हैं। चलते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अर्थ है मुद्रा की कमी। ऑप्शन बी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, वित्तीय घाटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के समय जो है वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिलता है। तो मुद्रास्फीति का सही अर्थ हो जाएगा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या शामिल होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या शामिल होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य, केवल विदेशी व्यापार, केवल घरेलू उत्पादन और केवल सेवाएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जीएनपी में देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य, जिसमें नागरिकों द्वारा देश और विदेश में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य जो है इसमें मापा जाता है जीएनपी में। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जीएनपी इकोनॉमिक्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर